गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो है लागत। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, अल्पकाल में कॉस्ट का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, दीर्घकाल में कॉस्ट किस प्रकार की होती है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले अपन लागत की बात करें तो लागत होती क्या है। तो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जितने भी प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं, उन सबको हम लागत के अंदर इंक्लूड करते हैं। चाहे कोई उत्पादक हो, चाहे कोई फर्म हो, वो अगर वस्तु का उत्पादन करेगी तो क्या करेगी, जैसे लेबर है, लैंड है, इंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमी है, कैपिटल है, ये जो भी उत्पादन के साधन है, इनको उनकी कीमतें चुकाएगी, इनको अपने प्रतिफल देगी। जैसे भूमि को लगान के रूप में पैसे देना पड़ेगा, पूंजी को ब्याज के रूप में, श्रम को मजदूरी, साहस या उद्यमी को लाभ के रूप में उनके प्रतिफल देने होते हैं, उनके पुरस्कार जो होते हैं वो देने होते हैं। इसी प्रकार कोई भी उद्योग या कोई भी फर्म है, उसमें यातायात या अपन कह सकते हैं परिवहन पे भी खर्चा होता है, इंश्योरेंस भी किया जाता है कंपनियों का, टैक्स भी लगती है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें जीएसटी इम्पोर्टेंट है, मशीनों की खरीद और फरोख्त अर्थात मशीनें खरीदी जाती है, पुरानी मशीनों को पुनः बेचा जाता है। विज्ञापन, किसी भी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई भी फर्म या उद्योग अपने उस वस्तु का विज्ञापन भी करते हैं। बिजली के बिल का खर्चा भी उनमें आता है, रॉ मटेरियल कच्चे माल का खर्चा भी आता है। इन सभी व्ययों को अगर शामिल कर ले तो वो क्या कहलाती है, उत्पादन की लागत कहलाती है। यहाँ मैंने गिसावट लिखा है, तो किसी भी मशीन में टूट फूट अगर आती है तो उसे अपन गिसावट कहते हैं, उसका खर्चा भी उत्पादन लागत में इंक्लूड होता है। अब उत्पादन लागत की अनेक अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। तो सबसे पहली जो अवधारणा है वो है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत क्या होती है। तो एच लियोन्स्की की दार्शनिक अवधारणा भी इसे कहते हैं। दार्शनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तविक लागत ऐसी लागत होती है जिसका माप पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब उत्पादन के कार्य में जो भी श्रमिक लगे हैं, जो भी उद्यमकर्ता लगे हुए हैं, ठीक है, जो वो प्रयास करते हैं, तो उनसे उस प्रयासों से उनको जो कष्ट या जो त्याग होता है उसको हम वास्तविक लागत में जोड़ते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति के पास पूंजी है, ठीक है, और वो पूंजी को उत्पादन कार्य में लगाएगा, तो वो क्या करेगा, उस पूंजी का वो उपभोग भी कर सकता था, लेकिन उपभोग को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, और वर्तमान उपभोग को कम करके उस पूंजी को उत्पादन कार्य में लगाएगा, अर्थात पूंजी की प्रतीक्षा। तो कहने का मतलब वास्तविक लागत की अवधारणा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उनके अनुसार किसी भी वस्तु के उत्पादन के निर्माण में समाज को जो कष्ट और त्याग या कठिनाई सहनी पड़ती है, या फिर अपन कहें पूंजी की बचत के लिए प्रतीक्षा जो करनी पड़ती है, उन सभी के योग को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक लागत कहते हैं। और वास्तव में जो है इसका मूल्यांकन करना कठिन है, इसलिए आजकल के जो अर्थशास्त्री हैं वो वास्तविक लागत के विचार के महत्व को कम आंकते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविक लागत के स्थान पे अपन मौद्रिक लागत का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं दूसरी, मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत किसे कहती है। मौद्रिक लागत वह लागत होती है जिसको मुद्रा के रूप में चुकाया जाता है। कोई भी उत्पादक उत्पत्ति के साधनों को प्रयोग में लेगा तो मुद्रा के रूप में उन्हें चुकाएगा, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपने सामने आते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला है सुव्यक्त या स्पष्ट लागतें, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो कोई भी एक उत्पादक या कोई भी फर्म जितने भी प्रकार के व्यय करेगा, जैसे मान लो जितने भी उत्पादन के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, उनको वो पुरस्कार देगा। पुरस्कार मतलब उनकी कीमतों को अगर जोड़ लिया जाए, उस फर्म की विक्रय लागतों को अगर जोड़ लिया जाए, विक्रय लागतें में उसके प्रचार प्रसार, विज्ञापन आदि का खर्चा, अन्य लागतें जैसे टैक्स है, इंश्योरेंस है, सेफ्टी है, इन सब का अगर खर्चा जोड़ लिया जाए
जो उत्पादक द्वारा दिया जाता है इन सब साधनों को या फिर इन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, उसे अपन मौद्रिक लागत कहते हैं। उन्हें अपन सुव्यक्त लागत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। ये स्पष्टली पता है कि अगर एक उद्यमी 5 रुपये मजदूरी दे रहा है, 10 रुपये ब्याज दे रहा है, 10 रुपये लगान के रूप में दे रहा है, ठीक है, और विज्ञापन और प्रचार पे वो 10 रुपये खर्च कर रहा है, टैक्स और इंश्योरेंस पे वो 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो इन सब को अपन जोड़ के कितना निकाल सकते हैं? टोटल 45। अर्थात ये क्या है? 45 रुपये उसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो ये कैसी लागत है? ये सुव्यक्त लागत कहलाती है। अब बात करते हैं अपन अव्यक्त लागत कौन सी होती है, अस्पष्ट लागत कौन सी होती है। तो कोई भी फर्म या उत्पादक का जो स्वामी होता है, जो फर्म का जो स्वामी होता है, जो उसका मालिक होता है, वो अपने स्वयं के साधनों को उत्पादन कार्य में प्रयोग में लेता है, तो स्वयं के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है वह अस्पष्ट लागतें कहलाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो अगर किसी फर्म का निर्माण करे उत्पादन करने के लिए, तो वो स्वामी क्या करता है, जो फर्म का जो मालिक होता है, वो अपने पास जो पैसे पड़े रहते हैं उस पैसे को भी उस उद्योग में लगा देता है, स्वयं भी वहाँ कार्य करता है, प्रबंधकीय कार्य भी कर सकता है, वहाँ मजदूरी भी कर सकता है। तो स्वयं वह व्यक्ति वहाँ कार्य करता है, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति के पास भूमि पड़ी हो, स्वयं की भूमि, अगर वो अन्य स्थान से भूमि लेके चलता तो भूमि की भी लागत लगती, पूंजी की भी लागत लगती अगर वो अन्य स्थान से पूंजी लेके आता, और अगर कोई और मैनेजर रखता स्वयं के स्थान पे तो उसको भी उसके उन्हें भुगतान करना पड़ता। तो ये सब जो लागतें हैं, जो स्वामी या जो मालिक के स्वयं के साधनों की होती है, उन लागतों को अव्यक्त लागतें कहते हैं। अव्यक्त लागतें इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो लागतें हैं वो सामान्य लाभ में इंक्लूड रहती है। किस में इंक्लूड रहती है? सामान्य लाभ में, ठीक है। तो अस्पष्ट लागतों में उद्यमी अपने साधनों की लागतों को सम्मिलित करता है, जैसे निजी भूमि का प्रयोग उत्पादन कार्यों में करना, कि स्वयं की भूमि है उसको उत्पादन कार्य में लगा दिया, तो यह क्या है? अव्यक्त लागतें कहते हैं। नेक्स्ट अपना है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको अपन कहते हैं वैकल्पिक लागत। तो वैकल्पिक लागत का कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन का एक साधन, कोई भी एक साधन उत्पादन का, वह अनेक उपयोगों में लाया जा सकता है। मान लो कि एक व्यक्ति कि कोई भी एक फर्म है जो एक साधन की एक इकाई का उपयोग कर रहा है, उस साधन को मान लो एक श्रमिक का यूज़ कर रहे हैं, उस श्रमिक को मजदूरी तो देनी पड़ेगी, और मान लो 100 रुपये वो उसको मौद्रिक मजदूरी देते हैं, ठीक है। जो उसको मुद्रा दी जाती है ये 100 रुपये, यह उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में मिल सकती है। अब मान लो यही साधन दूसरी फर्म में कार्य करने जाए, दूसरी जगह चला जाए, तो उसकी जो अवसर लागत होगी वो कितने रुपए होगी? 100 रुपये। अर्थात अन्य स्थान पर अगर वो कार्य तभी करेगा जब उसे 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कहने का मतलब, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो टीचर है 2nd ग्रेड का, ठीक है, क्लियर। अब अगर उसे अन्य किसी सेक्टर में कार्य करने के लिए ले जाया जाए तो उसे उतना वेतन तो मिलना ही चाहिए जितना उसे 2nd ईयर में 2nd ग्रेड टीचर के कार्य करने पर मिल रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका वह त्याग करता है एक वस्तु का निर्माण करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा क्या कहलाता है? उसकी अवसर लागत कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम विकल्प है जो इसके बजाय उन्हीं साधनों या उन्हीं मौद्रिक मूल्य वाले साधनों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं लेखांकन लागतें।
जैसे नाम से पता चल रहा है, लेखांकन मतलब जिनका लेखा जोखा रखा जा सकता है। तो सुव्यक्त जो भी लागतें थी, जिसमें उत्पादन के साधनों को दिए गए प्रतिफल है, चाहे वो हम टैक्स की बात कर लें, चाहे इंश्योरेंस की बात कर लें, चाहे सिक्योरिटी की बात करते हैं, बिजली के बिल की बात करते हैं, जितने भी जो मुद्रा में व्यय किए जाते हैं, मुद्रा में जो लागतें दी जाती है, जो भी सुव्यक्त लागतें हैं, उनका कोई भी लेखाकार जो है वो लेखा जोखा रखता है एक बही खाते में, तो उसे अपन लेखांकन लागतें कहते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, निजी लागत और सामाजिक लागत। तो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि एक फर्म द्वारा वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो भी व्यय किया जाता है, जो भी सुव्यक्त और अव्यक्त लागतें होती है, उन सबको जोड़ लिया जाए तो हमें निजी लागत प्राइवेट कॉस्ट प्राप्त होगी। अब सामाजिक लागत क्या होती है? तो कुछ फर्में अपने उत्पादन के समय अन्य फर्म या उद्योग को या फिर किसी उपभोक्ता को अगर कोई सामाजिक लाभ या कोई हानि पहुंचा रही है, ठीक है, तो उसे अपन सामाजिक लागत कहते हैं। निजी लागत तो जो खुद वहन कर रहा है, और सामाजिक लागत कौन सी हो गई? मान लो कोई उद्योग के कारण अगर प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वह प्रदूषण आम उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल सकता है, तो ये एक प्रकार की क्या है? सामाजिक लागत है। ठीक है, जिसका उत्पादन के समय जनरली ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला एक टर्म आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आर्थिक लागत। जब सुव्यक्त लागत और अव्यक्त लागत को जोड़ लिया जाए तो उसे हम आर्थिक लागत कहते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने जोड़ी है वो है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ या उसे हम कहते हैं आर्थिक लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि अव्यक्त जो लागतें होती हैं, अर्थात जो मालिक होता है स्वयं, उस मालिक के जो स्वयं के साधन होते हैं, उनको जो प्रतिफल दिए जाते हैं, उनको हम सामान्य लाभ में जोड़ते हैं। अर्थात जो भी साहसी होता है, साहसी बोले तो यहाँ उद्यमी, अपने व्यवसाय में प्रदान की गई प्रबंधकीय सेवाओं के लिए मजदूरी, या फिर कह सकते हैं स्वयं के व्यवसाय के लिए जो भूमि देता है उस पर जो लगान मिलता है, ये जो सब अव्यक्त लागतें हैं, वही क्या है? उसके सामान्य लाभ कहलाते हैं। अर्थात अगर अपन कुल आय में से आर्थिक लागत को निकाल दें तो हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन कह सकते हैं, मान लो एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उस उत्पादन से उसकी कुल जो लागत है वो 100 रुपये है। ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ले रहा हूँ। 100 रुपये में वह सुव्यक्त लागतों के रूप में, अर्थात जो मजदूर रखता है या फिर जो पूंजी रखता है, जो भी उत्पादन के जो साधन है, उनको जो प्रतिफल प्रदान किए जाते हैं, उनकी कुल लागत मान लो 10 रुपये है। और जो कर के रूप में, सुरक्षा के रूप में, या फिर अपन कह सकते हैं बीमा के रूप में जो खर्चा है वो 10 रुपये है। क्लियर? कच्चा माल मान लो वहाँ 70 रुपये का आ रहा है। कच्चा माल या मशीनें जो भी है, तकनीकी जो भी यूज़ कर रहा है, उसके 70 रुपये दे रहा है, तो टोटल कितने रुपए उसकी लागत लग रही है? 90। मैंने बताया कि लागत 100 रुपये लग रही है, तो जो 10 रुपये, यह जो 10 रुपये लागत लग रही है, यह 10 रुपये जो व्यक्ति या जो उद्यमी होता है वो जो स्वयं का कार्य करता है, अगर वह उद्यमी, वह व्यक्ति अन्य किसी उद्योग में कार्य करता तो उसे मिनिमम मान लो 10 रुपये मजदूरी मिलती, तो उसकी अवसर लागत कितनी हो गई? 10 रुपये। तो 10 रुपये तो उसे अपनी फर्म में भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो उस स्वयं की जो मजदूरी जो मिलती है या स्वयं के साधनों को जो प्रतिफल मिलता है, मान लो वो कितने रुपए है? 10 रुपये। लेकिन एक बार के लिए तो वो लागत में जुड़ेगा, तो टोटल लागत ये तो हो गई सुव्यक्त लागत, और ये वाली हो गई अव्यक्त लागत जो 10 है, तो कुल लागत कितनी हो गई? 100 रुपये। अब मान लो बाई चांस वह उस वस्तु का उत्पादन करके उसको बेचता है, और वो बेचेगा तो भी 100 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये उसकी लागत थी, 100 में ही वो बेच रहा है, फिर भी उसे फ़ायदा होता है। फिर भी उसे क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो क्या अपन कह सकते हैं फिर भी उसे सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। सामान्य लाभ
प्राप्त होते हैं। क्यों? 100 रुपये में उसने उत्पादन किया, जिसमें सुव्यक्त और अव्यक्त लागतें थी। सुव्यक्त लागतें 90 रुपये थी, अव्यक्त लागतें 10 रुपये थी। ठीक है, उसमें से उसने 100 में वापस उन्हें बेच दिया, तो उसे क्या प्राप्त हुए? इस 10 रुपये के बराबर अव्यक्त लागतें प्राप्त हुई। अर्थात उस उद्यमी को अपने साधनों को या फिर अपने स्वयं का जो प्रबंधकीय कार्य है उसके लिए जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वो कितने रुपए हुआ? 10 रुपये। और यह 10 रुपये ही क्या होता है? उसका सामान्य लाभ होता है। अगर इतना मिलता रहेगा तो वह उत्पादन करता रहेगा।